महाराष्ट्र की राजनीति में नए-नए दांव खेले जा रहे हैं दोनों ही गठबंधनों की तरफ से, चाहे वो महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो। एक दांव महाविकास अघाड़ी की तरफ से खेला गया है, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की तरफ से। उन्होंने एक संकेत दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। यही संकेत पिछले दिनों नीतीश कुमार ने दिया था विधानसभा चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा था कि उनका आखिरी चुनाव होगा और उसी चुनाव को रिवाइव करते हुए उन्होंने दोबारा सत्ता तीसरी चौथी बार सत्ता हासिल की थी। ऐसा ही एक दांव खेला है शरद पवार ने कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। इस महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या-क्या दांव खेले जा रहे हैं, किधर से क्या दांव पेच लगाए जा रहे हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और मुंबई से इकबाल मामदानी सर हैं और सोनू हैं, जो हम हर रोज हम और सोनू ये प्रोग्राम करते हैं महाराष्ट्र का मूड। और हमारे साथ आज जुड़ गए हैं इकबाल सर। इकबाल सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद आपका। आज शरद पवार ने अपना दांव खेला है कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, एक संकेत दिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक बहुत बड़े नेता के नाम पे रूप में जाने जाते हैं। इसमें कोई इनकार नहीं है। अगर शरद पवार की हम राजनीति पारी की बात करेंगे तो 1968 से ही सक्रिय राजनीति में धीरे-धीरे करके वो आना, क्या माफ कीजिएगा, 1958 से, और 1967 में बारामती से उन्होंने पहला चुनाव जीता था विधानसभा का। और उसके बाद में 1984 को वो लोकसभा पहुंचे और 1991 यानी कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जहां थी, उस वक्त पहली बार मंत्री बनाए गए और हाँ। 1998 में प्रतिपक्ष नेता चुने गए कांग्रेस की तरफ से। तो राजनीतिक कैरियर बहुत बड़ा रहा है शरद पवार का। कुल 14 बार वो जीते हैं। जिस तरीके से बारामती ने उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों के अंदर वो संन्यास लेंगे, लेकिन राजनीति से, यानी कि कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनसीपी के अध्यक्ष के तौर पे बने रहेंगे। साथ ही राज्यसभा चुनाव लड़ना न लड़ना वो आने वाले दिनों में फैसला करेंगे। तो ये माना जा सकता है कि 1984 माफ कीजिएगा 84 साल का जो नेता आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय है और काफी एक्टिव, यानी कि अगर आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र की जो राजनीति है अब भी शरद पवार के इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, हर जगह पर उनसे एक उम्मीद है। और खास करके पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार एक बहुत बड़े लीडर और बड़े नेता के नाम पे जाने जाते हैं और समझे जाते हैं। उनकी बात काटी नहीं जाती और वो जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से उनके बेटे कहे, भतीजे कहे, अजीत दादा पवार ने जिस तरीके से उनके साथ धोखा किया और धोखा करने के बाद में वो बाहर निकले। इससे पहले भी अजीत दादा पवार कुछ एमएलए को लेकर के बीजेपी गुट में चले गए थे और साफ तौर पर उन्होंने शपथ विधि ले ली थी, लेकिन कुछ घंटों की सरकार के बाद में फिर एक बार शरद पवार के साथ वो जुड़ गए। तो ये राजनीति का दौर है, धीरे-धीरे चलता रहा। शरद पवार ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से अजीत दादा पवार को जो है इस खेमे क्या बीजेपी से दूर ले जाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अजीत दादा पवार का कहीं डर, जो एलिगेशंस उन पे लगते रहे हैं और जिस तरीके से अजीत दादा पवार ने खुद अपने एक स्पीच में कहा था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुला करके काफ़ी चीज़ें दिखाई और काफ़ी चीज़ें देखने के बाद वो समझ गए कि उनके साथ क्या हो सकता है, वो जेल जाना नहीं चाहते थे। इस तरह की बातों को लेकर के फिर एक बार बगावत हुई। तो शरद पवार अब ये प्रूव करने पे तुले हुए हैं कि ये उनके उम्र के पड़ाव का ये आखिरी चुनाव है। शायद ये इसे इमोशनल कार्ड समझे या जो भी समझे। 2013 के अंदर भी इस तरह की एक बार बात शरद पवार ने की थी, लेकिन लोगों ने उन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन 19 के अंदर फिर एक बार शरद पवार ने कहा था कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन कल 2024 में उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए अब मुझे जगह बनानी चाहिए। और एक तरीके से शरद पवार जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ आने वाले दिनों के अंदर उनके बाद जो पीढ़ी है उसे कहीं न कहीं कमान थामनी ज़रूर है। तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर शरद पवार जहाँ रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के लोगों को ये संकेत भी देना चाह रहे हैं कि उनकी जो आखिरी राजनीतिक पड़ाव का जो चुनाव है, उसके अंदर वो बहुमत से विजय कराए उनको, उनके सभी अलायंस को। तो इससे अब देखना ये है कि महाराष्ट्र की जनता जो है आने वाले दिनों में किस तरह इसके शरद पवार के बात को लेकर रिएक्शन देती है। इससे इनकार नहीं किया सकता। अगर हम 2019 की बात करें जहां वो एक सभा में थे और अचानक जब बरसात शुरू हो गई, तो आपने देखा था कि शरद पवार भीगते हुए भाषण दे रहे थे। उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त हुआ था कि महाराष्ट्र की राजनीति पे कि उनके और उनके अलायंस का ग्राफ जो है काफी बड़े लेवल पर बढ़ा था।
तो इस बार भी जो है शरद पवार ने जिस तरीके से अपनी प्रतिष्ठा और इन सारी चीजों को लेकर के दांव पर लगाई है और उन्होंने कहा है महाराष्ट्र के लोगों से कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जिन बच्चे को उसने अपनी बेटी से ज्यादा महत्व दिया, हर जगह मिनिस्ट्री दिलाई, उप मुख्यमंत्री बनाया राज्य का, और राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी उसने आखिरकार गद्दारी की है, तो गद्दारी की सजा जो है वो आम जनता को है चुकानी चाहिए। इन सारी चीजों का एक मैसेज शरद पवार देने की कोशिश कर रहे हैं अपने पोते के साथ, यानी ग्रैंडसन जो कि अजीत दादा पवार है उनके भतीजे, यानी कि इनके ग्रैंडसन। यहाँ भतीजों की अपनी अपनी लड़ाई है। अगर बारामती की हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर अजीत दादा पवार ने अपनी पत्नी को खड़ा किया था, जिसके अंदर तकरीबन 1.5 लाख वोटों से सुप्रिया सुले जो है वो जीती, जिसके अंदर बारामती भी एक क्षेत्र है। अगर 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक बारामती गिने तो तकरीबन 50,000 का अंतर बारामती से था। तो अजीत दादा पवार के लिए भी काफी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि 50,000 की एक लीड काटना और उसके बाद आगे बढ़ना, तब जाकर के इनकी जीत जो है वो मानी जाएगी। तो इस तरीके से शरद पवार अब ये पूरी तरीके से संकेत दे रहे हैं कि उनकी जो राजनीतिक पारी है वो समाप्त होने आई और ऐसी सरकार लाई जाए जिससे राज्य के साथ हम सेंट्रल के अंदर भी एक मैसेज देने में सक्षम रहे, और जो संविधान और इन सारी चीजों को नहीं मानती है, इसी सरकार को हटाने के अंदर एक बहुत बड़ी पहल कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार आती है तो सेंट्रल के अंदर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। शायद यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री झारखंड में हो या कहीं भी हो, जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो एक शोभा नहीं देता देश के प्रधानमंत्री होने के नाते। उनको इस तरह की हर जगह से एक आवाजें उठ रही है कि कभी रोजी रोटी की बात करते थे, कभी भैंस और मंगलसूत्र से लेकर के अब बेटी उठाओ तक की जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने करना शुरू कर दी है। तो अगर जानकारों की माने तो उन्हें ये शोभा नहीं देता है कि प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे। उसी चीज को उलट अगर हम देखें तो शरद पवार एक जोड़ने की और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुझे और मेरे अलायंस को जिताया जाता है तो राज्य को हम एक बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे। इकबाल जी, जैसे कि हमने देखा था कि पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने भी इसी तरह का दाव किया था। नीतीश कुमार ने ये कहा था कि वो अब अगला चुनाव कोई नहीं लड़ना चाहते हैं, वो राजनीतिक संन्यास लेना चाहते हैं और ये उनका चुनाव आखिरी होगा। तो उस एक बयान की वजह से जो पूरी की पूरी चुनावी पारी थी वो घूम गई, जिससे नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा था कि अब इनकी पार्टी खत्म है, अब कुछ नहीं होने वाला है, इनकी पार्टी को या तो भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर कर लेगी या फिर आरजेडी टेक ओवर कर लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अब महाराष्ट्र भी हमें देखने मिल रहा है, शरद पवार की पार्टी जो है 2 हिस्सों में बंट गई। बंटने के बाद कई लोगों का यह भी कहना है कि अब राजनीति में जो ये पार्टियां हैं इनके भविष्य कितने बचे हुए ये जो इलेक्शन है वो बता देगा। तो ऐसे में आप इस अपील को किस तरह से देखते हैं? ये इमोशनल अपील जो है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है? एक तो बिहार में काफी कारगर साबित हुई नीतीश कुमार के लिए, तो महाराष्ट्र में इस अपील का फायदा शरद पवार को कितना लेकिन होगा? सोनू हमें देखना होगा कि बिहार में कारगर साबित इस लिहाज से नहीं हुई कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ी। नीतीश कुमार की सीटें निश्चित रूप से कमी हुई, भले वो सरकार दोबारा सत्ता में वापसी में आए। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन के उभरी 75 से, जहां तक हमें उस वक्त 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। उसके बाद बीजेपी आई थी, उसके बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार के अलावा, क्योंकि उतना बड़ा लीडर बिहार में पैदा नहीं कर पाई। जैसे कि महाराष्ट्र में उसने छोटे भाई की भूमिका में एंट्री की, वैसे ही वहां बिहार में भी छोटे भाई की भूमिका में एंट्री की, भले पार्टी आज बड़ी हो गई है। इसको अच्छे से और बताएंगे इकबाल सर, आप बताइए क्या है, कितने कामयाब होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और शरद पवार के अंदर एक बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर, बहुत बड़ा अंतर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी शरद पवार को एक अहम भूमिका और एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर माना जाता है, वही नीतीश कुमार पर कई बार स्ट्रेटेजिस्ट। अगर कहीं तो यूपी में कई बार किसी को लाना है तो वो काम करेंगे शरद पवार। उनको दोनों हर पार्टियों में उनकी एक भूमिका है।
एक मीडिएटर की। इसी जी। तरीके से जो नीतीश कुमार है उनकी छवि एक पलटू राम के तौर पर भी मानी जाती है। देश के कई जो लीडर्स है वो ये समझते हैं कि पता नहीं नीतीश आज किसके साथ है, कल किसके साथ होंगे। और किसके साथ तो हो? जी। ये एक बहुत बड़ा मेजर अंतर है। अगर शरद पवार की हम राजनीति की बात करें तो 1958 से लेकर के 1999 तक वो कांग्रेस के साथ ही रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद एनसीपी पार्टी बनाई। तो इस तरह शरद पवार का कद जो है राजनीति में एक बहुत बड़ा कद माना जाता है, और ये माना जाता है कि शरद पवार देश के एक लौते चाणक्य है जिसने कई सरकारें किस तरह बैलेंस करना, किस तरह मैनेज करना, जिसको लेकर शरद पवार हमेशा उसके अंदर आगे रहे। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपने दमखम पर उन्होंने कई चीजें मनवाई है, कई फैसले करवाए हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं अगर बिहार के अंदर बात करें हम, तो बिहार के अंदर एक चीज बहुत, जैसे आपने कहा कि आरजेडी एक बड़ी पार्टी के रूप में थी, वहां भी एक गलती जो है कांग्रेस के नेताओं से, चाहे वो हाईकमान सेंट्रल में हो, चाहे बिहार की राजनीति के अंदर उनके अपने नेता हो, उनकी बहुत सारी चूक के चलते बिहार के अंदर उन्हें सीटें गंवानी पड़ी या सरकार गंवानी पड़ी। आप देखिए इतनी बड़ी मेजोरिटी पे लड़ने के बाद में कुल 19 सीटें ही वो जीत पाए थे, तकरीबन 70 से बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। सीट लड़ने के बाद। वहां पर भी आरोप लगाता कुल तरीके से कि पैसे लेकर के सीटें दी गई है, साथ ही किसी को मैनेज नहीं किया गया है, जो कार्यकर्ता है उसको समझा नहीं गया। उसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी यही सवाल खड़े हुए। यही बात अभी महाराष्ट्र के अंदर भी आ रही है कि उनके जो गद्दावर नेता है, चाहे बाला साहब थोराट हो और क्या नाम दूसरे नाना पटोले हो, नाना पटोले जैसों पे भी आरोप लगे। उन्होंने जो सीट दी है आने वाले दिनों के अंदर वो एक हार का जरिया बन सकती है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अकेले राहुल गांधी फिर खड़गे इस तरह जिस तरह से लगातार प्रचार कर रहे हैं, खड़गे की भी उम्र अभी लगभग 83 के आसपास है, शरद पवार के आसपास की एज के ही है। तो ये जो लीडर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अगर कांग्रेस में जो राज्य के अंदर जिस तरह की लीडरशिप है, अगर वो पूरी तरीके से काम करती है तो आने वाले दिनों के अंदर एक बेनिफिट हो सकता है। नहीं तो अगर हम महाराष्ट्र की पूरी राजनीति करेंगे देखेंगे तो तकरीबन 76 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। इन तकरीबन 102 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, जिसमें 76 की सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, जिसके अंदर तकरीबन 42 सीट जो है वो विदर्भ के अंदर है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि विदर्भ की भी कुछ सीट है, मराठवाड़ा की कुछ सीट है, जिसके अंदर कांग्रेस को जो कैंडिडेट को देना चाहिए था वो नहीं दिया, जिसको लेकर के बहुत भारी विरोध हुआ। इस विरोध के अंदर काफी ऐसे नाम है जिनको कांग्रेस बिठाने में असफल तो हुई है, लेकिन अब भी ऐसे कई बड़े नाम है जिसको वो समझा करके, मना करके अपने पक्ष में बिठाने में असफल है। तो इन सभी चीजों को अगर हम गौर से देखेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में जहां शरद पवार का कद बहुत बढ़ता जा रहा है, वहीं कांग्रेस जो एक वक्त में पूरे महाराष्ट्र पे राज कर रही थी, और खास करके विदर्भ के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी, तो जब कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, तो इंदिरा गांधी को विदर्भ ने ही एक बहुत बड़ी सपोर्ट दी थी। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के अब देखना यह है कि जिस तरीके से आज बीकेसी में कांग्रेस की महारैली है, जिसके अंदर उनके अलायंस के साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, खड़गे, वर्षा गायकवाड़, ऐसे बड़े लीडर्स, इनके साथ में कई बड़े लीडर्स भी वहां मौजूद रहेंगे। उसके अंदर क्या रणनीति तय की जाती है, किस तरह की रणनीति को लेकर के काम किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब आने वाले दिनों में राजनीति जो महाराष्ट्र की होनी है, वो शरद पवार एक तरफ पश्चिम महाराष्ट्र से जहां अपनी पकड़ बहुत मजबूत करके रखे हैं। कल आपने देखा होगा कोल्हापुर के अंदर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बाहर निकल के मंदिर से बाहर निकल करके लोगों की, जनता के सामने जिस तरीके से बातचीत की, उन्होंने कहा कि क्या मैं विश्वास कर सकता हूं, क्या मुझे लगता है कि आप ये जीत दिलाएंगे। जब सभी लोगों ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया तो उन्होंने उसके बाद कहा कि मुझे अब भाषण करने की क्या जरूरत है। तो आप ये सारी चीजों को देखें, जहां एनसीपी और शिवसेना अपने अपने पक्ष की पकड़ जितनी बेहतरीन तरीके से कर रही है, वहीं कांग्रेस इस चीजों में लीडरशिप में महाराष्ट्र में मार खा रही है, वहीं उसने छत्तीसगढ़ में मार खाया, उसने हरियाणा में मार खाया। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप राज्य लेवल पे, राज्य स्तर पे है, वो किसी हद तक सही तरह काम नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर के काफी चुनौतियां नाराजगी भी इस बात से रही। राहुल गांधी की नाराजगी भी स्टेट लीडरशिप से रही। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सही तरीके से वर्क नहीं किया, सीट बंटवारे को भी आपने अच्छे से वर्क नहीं किया। जहां आपकी सीटें थी आपने नहीं दे दी, जहां दूसरी की सीटें थी वहां आप आ गए, तो आप लोगों ने वर्क नहीं किया।
स्टेट लीडरशिप पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कांग्रेस के, चाहे वो हरियाणा हो, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर सवाल उठा और ये मुद्दा भी बनता है। भूपेंद्र हुड्डा को कहा गया कि अगर सरकार में आ जाएंगे तो जाटों की चलेगी, गोलबंदी की गई अलग अलग हिस्सों में। यही हाल जो आपने बिहार का बताया, बिहार में भी इन्होंने 19 सीटें जीती, 90 सीटें, 70 से 90 सीटें लेके सिर्फ 19 सीटें, उससे अच्छा माले सीपीआईएम ने जीत लिया था, वो 13-14 सीटें जीत ली थी उसने, 20 सीटों के साथ। तो कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है, इस पे सवाल उठते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये था कि महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा क्रूशियल है। इकबाल सर सुनो, इसके बाद हम आप पे आएंगे। लास्ट सवाल इकबाल सर से कि महाराष्ट्र का चुनाव ऐसे वक्त है जब बीजेपी 240 के साथ जब उसको एक बूस्टर डोज हरियाणा से मिला है, अगर वो महाराष्ट्र में स्थापित या बाहर हो जाती है तो इससे देश की राजनीति पर कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल कैपिटल है और हरियाणा और मुंबई महाराष्ट्र में काफी अंतर है। हरियाणा के अंदर जो राज्य के अंदर लीडरशिप के अंदर एक तरीके से जो लड़ाई खुल करके कांग्रेस में दिख रही थी, उसका बेनिफिट जरूर वहां बीजेपी को मिला है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के अलावा इनके जो अलायंस है जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम शरद पवार का है, उद्धव ठाकरे का है, जिसकी अपनी एक जमीनी पकड़ है और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सीधे कांग्रेस के तरह वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के कई स्लीपर सेल ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के अंदर एक्टिव है, जो लगातार काम कर रहे हैं और कई जगह ऐसी टिकट जो है वो बांटी गई है जिन चीजों को लेकर के परेशानी हो। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर तो शरद पवार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही शिवसेना अपने आप में एक अच्छी पकड़ रखने वाली है। विदर्भ के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई है, आज भी जिस तरीके से खुद नागपुर के अंदर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने स्पीच में सारी चीजें संविधान को लेकर के ओबीसी, एसटी और दलित और आदिवासियों को जिस तरह से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि किस तरह 90% जो है वो कुछ नहीं कर पाते हैं, 5% जो लोग हैं वो उन सारी चीजों को चला रहे हैं। तो ये मैसेज लगातार राहुल गांधी जो है वो आम जनता तक देने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो उस सरकार के अंदर आम भागीदारी आम लोगों की भी होगी, आम जनता को वो प्रायोरिटी देंगे। अब दोपहर को जिस तरीके से आज बीकेसी में सभा है वहां ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन जो वो ऐलान करने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो को, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 500 रुपए के अंदर सिलेंडर्स दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए मुफ्त एसटी सुविधा दी जाएगी, 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, 10 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस दिया जाएगा और किसानों के लिए कर्ज माफी। इस तरह के 5 बड़े ऐलान वो कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि इस पूरे ऐलान के पहले ही एक बार एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है, शिवसेना एकनाथ शिंदे और राज्य के, और एकनाथ शिवसेना के जो मुखिया भी है, उन्होंने भी इस तरह ऐलान किए हैं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर लुभान कौन जनता को लुभाने में सक्षम होता है, साथ ही साथ ये अपनी जो बातें हैं वो मनवाने में सक्षम होता है, वो अब देखना है इस राज्य के अंदर, क्योंकि अब बिगुल बच चुका है। लगातार अलग अलग लोगों ने अपना अपना प्रचार शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे कि भाई कई देश के बड़े नेता जो है वो प्रचार के लिए महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर आपको नजर आएंगे। कई बड़ी राजनीति के अंदर दावे किए जाते हैं, कई जुमलेबाजी की जा सकती है। तो इस तरह की कोई नई बातें नहीं। अगर हम बात करें इसके अंदर सबसे पहला तो कल जो उद्धव ठाकरे का बयान था वो बड़ा बयान था। जिस तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र में बताया गया था कि बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर के शरद पवार अपना माफ कीजिएगा उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी बात कही कि ना टूटने दूंगा ना लूटने दूंगा राज्य को। ये शिवाजी महाराज का राज्य है जहां न टूटने दूंगा ना लूटने दूंगा। तो इस तरह के जुमलों के ऊपर काट भी आनी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी मुंबई पहुंच रहे हैं, उसके साथ में 2 बड़े लीडर उनके आघाड़ी के शरद पवार और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से है वो किस तरह का भाषण देते हैं। अगर मैं आपको फिर बता दूं, जिस तरीके से आपने इसकी बात की सेंट्रल को लेकर के, तो मैं साफ कर दूं कि अगर महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि शरद पवार अब सीधे सीधे सेंट्रल की तरफ रुख करेंगे, जिसका खतरा जो है पूरी तरीके से गुजरात लॉबी को है। और गुजरात लॉबी अभी कई तरह से गिर गई है। आप सिर्फ यहाँ मत देखिए उनके अपने जो अलायंस है वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र का रिजल्ट देके, साथ ही
एक कद्दावर नेता, यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने आप में एक तरीके से बिगुल बजा दिया है गुजरात मॉडल के खिलाफ। तो कई कल तो चुनौतियां हैं। रेजुलेशन ही पास कर दिया, वो गुजरात यस। बनाम गुजरात और वाला ही उन्होंने मॉडल अपना लिया है कि ठीक है भाई ना। डीजीपी तो हम तय करेंगे, तुम तय नहीं ये करोगे। बीजेपी के लिए भी कई चुनौतियां हैं। बीजेपी के अंदर खास करके गुजरात लॉबी की मैं बात कर रहा हूँ, अमित शाह वर्सेस मोदी के लिए। महाराष्ट्र की हुँ, या राजनीति की भी बात करें तो एक तरफ खुद जहां अमित शाह नहीं चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जीतने के बाद में फडणवीस बने, वहीं एक अलग लॉबी महाराष्ट्र की है जिसके अंदर तावड़े हो गए, आशीष शेलार हो गए, ये नहीं चाहते हैं कि अगर जीत होती है तो मुख्यमंत्री फडणवीस बने। वहीं मोदी लॉबी चाहती है कि फडणवीस बने रहे। तो अगर अंदर इनके आपसी झगड़े भी देखेंगे तो उनके लिए काफी चुनौतियां है। जहां पूरे आप देखिए राज्य के अंदर जिस तरीके से अब राजनीति चल रही है, तकरीबन 148 सीट पर खुद बीजेपी लड़ रही है। अलायंस के अंदर उन्होंने अपने कुछ 17 कैंडिडेट रखे हैं, यानी कि 165 सीटों पर लड़ाई जो है वो बीजेपी एक तरीके से अपने कैंडिडेट को रख कर के कर रही है। और उसको उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा का उन्होंने ग्राफ देखा है, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न देखा है, तो उनको ये उम्मीद है कि तकरीबन 100 से 105 तक की सीट जो है उनको मिल जाएगी। तो उनके अलायंस को लेकर के वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें तो वहाँ के लोग जो है वो काफी नाराज है। एक तो किसान वहाँ का काफी कपास किसान जो है वो नाराज है, साथ ही जो गरीब तबका है किसानों का वो बड़ा नाराज है। और जो मराठवाड़ा और विदर्भ में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि पिछले दिनों के अंदर खुद फडणवीस ने ये कहा था कि अगर जब तक विदर्भ राज्य नहीं बनाएंगे वो खुद शादी नहीं करेंगे। उन चीजों को हुँ, लेकर के उनके शादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए। साथ ही नितिन गडकरी पर भी सवाल खड़े किए थे कि नितिन गडकरी ने लिखित रूप से लिख करके दिया है कि अगर उनकी सरकार सेंट्रल में आती है तो वो विदर्भ को अलग दर्जा राज्य का देंगे। तो अब तक हुँ, इस तरह की कोई चीजें नहीं आई है जिसको लेकर के भी आम लोगों में काफी नाराजगी है। मराठा आंदोलन एक तरीके से आप देख लीजिए, जहां पर जिस तरीके से मनोज जारंगे को बिठाया गया है, तो दोनों तरीके से दोनों ही संगठन जो है अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जहां महाविकास आघाड़ी ये मान रही है कि जारंगे फैक्टर से बैठने से उन्हें काफी फर्क पड़ेगा, वहीं शिवसेना खेमा अपना बीजेपी खेमा जो है उनका मानना है कि जारंगे के बैठने से 10% वोटों का उन्हें फर्क पड़ा है। तो अलग अलग चीजों पर अलग अलग दावे हैं। लेकिन हुँ, अगर इन दावों के साथ हम पूरे राष्ट्र राज्य की बात करेंगे तो हुँ, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि महाविकास आघाड़ी की अगर पॉलिसीज को आप देखिए, 85-85 का आप फॉर्मूला देख लीजिए, बाकी उसके ऊपर जो सीट है उसको छोड़ दीजिए। 255 सीट के अंदर सरकार हुँ, बनाने के लिए उन्हें 145 सीट चाहिए, यानी कि हर पार्टी को 50-50 सीट अगर मिल जाती है तो सरकार बन जाती है। वहीं हुँ, बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी होगी क्योंकि 165 सीट के अंदर आप दावा कर रहे हैं बिल्कुल। और अलायंस के पास कुल मिलाकर के 120 सीट नहीं है। तो 120 के अंदर अगर अलायंस का ग्राफ देखेंगे जिसके अंदर एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा है और अजीत दादा पवार के पास कम है। तो अगर 50% स्ट्राइक रेट भी मानते हैं तो 35 अजी अपना एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, अजीत दादा पवार को 15 से 20 सीट मिल सकती है। तो 55 सीटें ये है। 55 के अलावा 100 तकरीबन 95 के 100 सीटें जो है बीजेपी को अपने बल पे खुद लानी होगी। तो ये एक बहुत हुँ, बड़ा चैलेंज उनके लिए है। तो जिस तरीके से शरद पवार ने एज ए चाणक्य जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सीटों का बंटवारा करने में शुरुआत में पूरी पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के अंदर मुझे लगता है कि किसी हद तक आधे से ज्यादा जीत तो वो उसी में गए हैं। अब आने वाले दिनों में जनता का मिजाज क्या होता है, जिस तरीके से आघाड़ी सरकार लगातार या इंडिया अलायंस कहती है कि मशीनों को लेकर के काफी विवाद होता है, तो क्या उसकी पॉलिसीज को लेकर के फिर सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के कुछ अलग अलग मुद्दे हैं। जनता लेकिन के ये बात साथ जरूर है एक कि बड़ा सवाल ये भी होगा सर कि जीतने के बाद कौन कहाँ जाता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। यस यस इससे देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि राज्य में अगर अजीत दादा पवार के पास 15-20 सीटें आ जाती है और कुछ इंडिपेंडेंट जीतते हैं तो इसमें अजीत दादा पवार की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। वो किंग मेकर की तरह हो बिल्कुल। जाएगी अगर त्रिशूल का विधानसभा हो जाती है तो इन चीजों हुँ, में अजीत दादा पवार का महत्व बढ़ जाएगा। वहां बीजेपी के लिए भी परेशानी बढ़ जाएगी। वहीं शरद पवार जो है वो एक तरीके से अजीत दादा के साथ समझौता कर सकते हैं। जिस तरीके से अजीत दादा बात कर रहे हैं कि पिछले दिनों उन्होंने गलती की, इस बार
पवार साहब को गलती नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कई सिचुएशंस का उलटफेर हो सकता है। लेकिन अब तक अगर सर्वे की बात करें, जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, उसके अंदर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को पूरी तरीके से अलायंस को बहुमत मिलते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन 160 या 160 से ज्यादा सीटों पर ये जीत हासिल कर सकती है। अगर सर्वे की अगर हम माने और सही में ये सारी चीजों को इस तरह की जीत हासिल होती है, तो आने वाले वक्त के अंदर महाविकास आघाड़ी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके अंदर कई ऐसे बड़ी पार्टी और कई ऐसे बड़े लीडर हैं जिनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, खास करके एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, ऐसे जो लीडर्स है, अजीत दादा पवार की ही मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे जो लीडर्स है उनकी राजनीति लगभग लगभग हाशिए पे चली जाएगी और समाप्ति पर चली जाएगी। तो ये वजूद सभी को अपना अपना बचाना है। वहीं अगर शरद पवार या उद्धव ठाकरे हार जाते हैं तो इनकी राजनीति खत्म हो जाती है। तो अब इस बार कल हम इमोशंस के लोग की साथ यही साथ बात हो रही थी सर, कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये चुनाव जो है ये पार्टियों के व्यक्तियों के साथ पार्टियों का पास्ट और फ्यूचर दोनों तय करेगा। पास्ट इसलिए तय करेगा कि आप जो सीटें लेके आए, 40 विधायकों को लेके उड़े आप, वो आपके नहीं थे, आपने तोड़े। जी अगर आप यहाँ हारते हैं तो इससे ये तय होगा कि आपका वो भी 40 विधायक नहीं थे, जो आपकी गति हुई वो तय हो गई। अगर यही हाल उद्धव ठाकरे के साथ होता है तो भी उद्धव ठाकरे के साथ यही होगा कि भाई वो आपके नहीं थे, जो ले गया वो ले गया, अब फिर से ले गया है। तो ये दोनों का भविष्य तय होगा, पास्ट और फ्यूचर दोनों का भविष्य तय होगा। इस वक्त सर आदित्य जुड़ गए हमारे साथ। आदित्य बताएंगे, राहुल गांधी की रैली में मौजूद थे, राहुल गांधी की रैली कैसी रही और राहुल गांधी ने क्या वादे किए हैं। उस वक्त दो बड़े प्रोमिनेंट लीडर एनडीए सरकार के, एनडीए गठबंधन के थे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। आदित्य हमारी आवाज आ रही है? आदित्य इस वक्त उपेंद्र बीकेसी में है, जहां पर राहुल गांधी की रैली मुझे लगता है कि कुछ वक्त बाद होगी। राहुल गांधी की पहली रैली जो है वो रैली थी नागपुर में, और वहां पर उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। चलिए हम आपके पास आते हैं। अभी हम लोग इकबाल सर बता रहे थे कि सारे सर्वे, आपने सर्वे कवर भी किया, आपने क्या सर्वे क्या कह रहे हैं? देखिए सर्वे जो है वो अधिकतर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार तो महायुति की महाविकास आघाड़ी की बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा के रिजल्ट्स आए हैं उसका असर हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। लोकसभा में 30 सीटें महाविकास आघाड़ी के पास चली गई हैं। 30x6 करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 160-175 सीटें जो है वो महाविकास आघाड़ी के पास जाती हुई नजर आ रही है। इनमें से कुछ सीटें हम कम भी कर देते हैं तो महाविकास आघाड़ी जो है वो बहुमत के आगे तक आ जाती है। तो इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। इसके अलावा सी वोटर्स का सर्वे 3 दिन पहले आया था। उस सी वोटर के सर्वे में हमने देखा था कि 51% लोग जो है वो सरकार बदलना चाहते हैं, यानी कि नई सरकार बनाना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, और गुस्सा सरकार के डेवलपमेंट काम को लेकर नहीं है, बल्कि गुस्सा जो है वो जो तोड़फोड़ हुई थी महाराष्ट्र की राजनीति में उसके लिए है। जी देखिए, यही तोड़फोड़ का असर हमें लोकसभा चुनाव में देखने मिला था, और अब लोग भी ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन आपने जो तोड़फोड़ की है वो हमें पसंद नहीं आई है। तो जो भी सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार पलड़ा जो है वो महाविकास आघाड़ी का भारी है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ सेंटिमेंट्स है, और उसका फायदा दोनों काफी अच्छी तरह से उठाएंगे। और तीसरा, जो पोलराइजेशन की कोशिश महाराष्ट्र में की गई है, जिस तरह से बटोगे तो कटोगे, ये सारी चीजें सामने आई। फिर जो रामगिरी महाराज है उनके बयान सामने आए, नीतीश राणे के बयान सामने आए। इनसे कहीं ना कहीं जो है एक गलत मैसेज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया हुआ है, और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पूरे चुनाव में बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। खुद उनका इंटरनल सर्वे आया था लोकसभा चुनाव के लगभग 1 महीने बाद, और उसमें ये पता चला था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 60 से 65 सीटों के आगे नहीं जा पा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सेटबैक है। 145 जिस तरह से
इकबाल जी ने आंकड़ा बताया कि 145 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी 60-65 सीटें लाती है तो इसके बाद जो बाकी की 80 सीटें होती हैं वो जीतने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के कंधे पर आ जाती है। अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार को जब हम देखते हैं तो दोनों के अंदर जो है 40 और 20 सीट जीतने का या फिर 40-40 सीट जीतने का उनके पास कितना दम है ये सवालों में है। क्योंकि अजित पवार जो है वो 40 सीटें तो अपने चाचा के खिलाफ उन्होंने मैदान में उतारा हुआ है। 51 में से 40 सीटें जो शरद पवार के खिलाफ उतार रहे हैं। तो इसमें अधिकतर सीटों पर जो है वो शरद पवार जीतेंगे ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे है वो ज्यादा सीट जी एकनाथ शिंदे जो है वो ज्यादा सीटें जो है वो लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे के सामने। तो ऐसे में वहां पर भी उनका जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये दोनों किस तरह से अगर 80 सीट ला पाएंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो समीकरण जो इस वक्त बैठते हुए नजर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस अलायंस के अंतर्गत काफी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी खुद जो वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कमजोर हुई है। भले ही वो योजनाएं लेकर आ रही हैं और योजनाओं के तहत जो है वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि योजना एक है और उसके लिए 3 दावेदार हैं। तीनों ये कह रहे हैं कि हमने ये योजना लाई है और बिल्कुल तीनों जो है वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फायदा लेने की होड़ में सबसे आगे जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, दूसरे नंबर पर अजित पवार है और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कई मायनों में महाराष्ट्र में पीछे जा चुकी है और इसका असर जो है वो आने वाले 15-20 दिनों में हमें देखने मिलेगा। 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना असर हुआ है। लेकिन जो मस्कुलर लेवल की जब हम बात करते हैं, जो माइनर लेवल की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है उन चीजों पर अच्छी तरह से काम करती है। तो जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा में तो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कंडीशन में जीत हासिल नहीं होगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी जीत हासिल की। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ सकती है तो महाराष्ट्र में भी इस तरह का चमत्कार हो सकता है। इससे मैं जो है ऐतराज नहीं कर सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसी कोशिश करेगी कि उनके नंबर जो है वो एक सम्मानजनक आए और उसके बाद वो सरकार बनाने की कंडीशन में रहे। लेकिन जो आम जनता की जो राय है, जो माहौल महाराष्ट्र में बना हुआ है, उससे ये लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल तो है। इकबाल सर, यही सवाल हमारा है। जैसे कहा जाता है राजनीति में कि जो साइलेंट वोटर की भूमिका होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जहां प्रोमिनेंट वोटर होते हैं, जैसे हरियाणा का सोनू ने उदाहरण दिया, हरियाणा में जाटों की एक प्रोमिनेंट आबादी है और एक कहा जाता है कि प्रोमिनेंट रूप में है और वो सामने आके बोलते हैं, है ना, मीडिया के सामने आके बोलते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं कि नहीं भाई हम इसके खिलाफ हैं, हम इनको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे। लेकिन जो साइलेंट वोटर है, जो दबे हुए लोग हैं, वो सामने आके नहीं बोलते हैं। हाँ, बोलेंगे जरूर जिसके पक्ष में माहौल है, लेकिन जब वोट देना होगा तो जाके वहां वोट दे के आएंगे। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति महाराष्ट्र में है, मराठा आंदोलन हुआ, आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ, मराठाओं की बीजेपी से नाराजगी है, विशेष रूप से देवेंद्र फडणवीस को लेके। लेकिन जो साइलेंट वोटर की भूमिका है, सबसे बड़ी आबादी एक साइलेंट वोटर की हम विदर्भ के इलाके में मान सकते हैं, जहां दलित आबादी है। वहां कहा जाता है कि कांग्रेस की पकड़ अच्छी है। अगर विदर्भ से कुछ चौंकाने वाले नतीजे आए तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में और हरियाणा में एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ मराठा वोटर के साथ के अंदर कुंभी वोटर भी बहुत बड़ा फैक्टर अदा करते हैं, खास करके विदर्भ के अंदर। और यहाँ पर अब अगर पूरा आप देखें तो तकरीबन 65% महाराष्ट्रियन जो है वो वोटर्स यहाँ मौजूद है। तकरीबन 13 से 15% माइनॉरिटी मौजूद है यहाँ, जिसके अंदर मुस्लिम वोटर्स है। तो अगर पूरे हम खास करके देखें मुंबई के अंदर, मुंबई एक बेल्ट देख लीजिए, मुंबई, थाना, कोंकण, वहीं पे 6 रीजन के अंदर सबसे जो अहम भूमिका रहेगी वो विदर्भ के लोगों की रहेगी कि विदर्भ किस तरह और क्या क्या चीजें करता है। मराठवाड़ा, उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर एक
बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। मुंबई के अंदर भी अगर हम अलग-अलग सीट को देखें, देखिए मुंबई की कुल 36 सीट है, जिसके अंदर बीजेपी ने 26 जगह पर मनसे को खड़ा किया, या ये कहे कि मनसे ने 26 जगह पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। 10 ऐसी सीट है जहां पर मनसे ने अपने लोगों को खड़ा नहीं किया, जिसके अंदर आशीष शेलार हो गए, उनके भाई विनोद शेलार हो गए, ऐसे जो प्रोमिनेंट सीट है जिसके अंदर साइना एनसी हुई, इस तरह की जितनी सीट है वहां पर किसी को खड़ा नहीं किया। और पिछले कुछ दिनों पहले ही खुद राज ठाकरे ने एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव के अंदर ये साफ किया था कि वो सरकार यानी बीजेपी सरकार के साथ है, फडणवीस के साथ है, और आने वाले दिनों के अंदर वो सरकार में भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, और राज्य के जो अगले मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस है। यानी कि साइलेंट मैसेज उन्होंने एक तरीके से देने की कोशिश की है। वहीं इन चीजों को लेकर के एकनाथ शिंदे ये समझ रहे हैं कि उनका कद छोटा करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। जहां देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले के अंदर ठाकरे वर्सेस ठाकरे को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां शिवसेना वर्सेस शिवसेना तो हो ही गई, वहीं ठाकरे वर्सेस ठाकरे खड़ा करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, वो भी एक पहलू पूरी तरीके से लोग नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे अलग हुए थे अपने चाचा से, तब मुंबई के अंदर तकरीबन 5% वोटर्स जो है वो उनकी तरफ थे। उसके बाद 2019 के अंदर वो तकरीबन 2.5% रहे। अब 2024 के अंदर फिर एक इसी तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग जगह की मैं बात करूं तो वो चाहे मराठा वोटर्स हो, मुस्लिम वोटर्स हो, मराठी वोटर्स हो, सबके अंदर एक चीज बहुत कॉमन है। वो कॉमन इस बार जिस तरीके से शरद पवार भी लगातार लोगों से गुहार कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये पार्टी हमारी बनाई हुई थी। शरद पवार ने कहा ये घड़ी मेरी थी, उतार के किसी और को पहना दी गई, सिंबल मेरा था, सब कुछ था, कोई और ले गया। उसके अंदर भूमिका खास करके देवेंद्र फडणवीस उसके अंदर मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं और बीजेपी उसके बैकअप में बताई। इसी तरीके से ठाकरे परिवार के साथ भी वही चीज है कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से जो शिवसेना शुरू हुई थी उसको शुरू करने वाले खुद बाला साहब ठाकरे थे। उनकी पूरी पार्टी, उनका नाम जो है उनके परिवार से लेकर कोई और आदमी उड़ करके ये दावा करता है कि ये हमारा है। तो इस बार जो मराठी अस्मिता का भी एक तरीके से आवाज और नारा लगाया जा रहा है कि मराठा अस्मिता जो है वो पूरी तरीके से खतरे में है। बाला साहब ने कभी हिंदुत्व की बात पर लड़ाई नहीं की, उन्होंने हमेशा जो नारा रखा है वो मराठी अस्मिता का रखा है। तो इस बार ये दो फैक्टर्स भी काम करेंगे, चाहे वो मराठी मानूस के लिए हो। अगर हम माइनॉरिटी में मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स ये समझ रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ या एकनाथ शिंदे की तरफ नहीं जाएंगे। वो किसी हद तक एक बार कोशिश करेंगे कि शरद पवार या उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से पिछले दिनों परफॉर्मेंस दी है, कांग्रेस से भले ही नाराज है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। वहीं आप अगर देखोगे तो महायुति के अंदर अजीत दादा पवार ने इसी तरीके से मुस्लिम को जो सीट दी है उसने अपना एक तरीके से पार्टी का जो पार्टी पॉलिसी है वो साफ कर दी है कि मुस्लिम को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इससे भी एक डर है कि आने वाले दिनों में अगर पावर के अंदर चीजें आती है या किंग मेकर की भूमिका होती है तो अजीत दादा पवार ये बताने में कहीं सक्षम रहे कि भाई हमने मुस्लिमों को और इनको छोड़ा ही नहीं। तो ये अलग अलग तरीके के मैसेज जरूर है देने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो इस बार मराठी वोटर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, मुस्लिम और दलित ओबीसी फैक्टर्स का, आदिवासी फैक्टर्स का काफी बड़ा रोल रहेगा। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी नागपुर के अंदर आदिवासियों के साथ, ओबीसी के साथ जिस तरीके से उनको बढ़ावा देने की बात की, तो आने वाले दिनों में सबकी नजर ये इन वोटर्स पे है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो वोटर्स पिछले दिनों से जिस तरीके से परेशानी में है, खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा का, वो वोटर्स जो है वो शायद हो सकता है बीजेपी की जो पिछले 10 साल में इनकम्बेंसी हुई है उसको लेकर के वो थोड़ा सा वोटर्स मुझे लगता है कहीं घूमेगा। उसकी वजह क्या है कि बीजेपी पर हर जगह पार्टी तोड़ने का आरोप लग रहा है। आप चाहे वो झारखंड में सिंह चौहान फैमिली को देख लीजिए, फिर महाराष्ट्र के अंदर दो पावरफुल परिवार जिसमें कभी टूट नहीं थी। इस तरीके से अगर सबसे पहले कॉर्पोरेट घराने को तोड़ने के लिए जिस तरीके से अमर सिंह मशहूर थे, जिस तरीके से अमर सिंह पे कई बार सवाल खड़े किए जाते थे, इसी तरीके से इस बार जो है बीजेपी पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और महाराष्ट्र में ये पार्टी टूटना को पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी शिवसेना से टूटकर मनसे अलग हुई थी जब विलासराव देशमुख जो थे उस वक्त यहाँ मुख्यमंत्री थे।
लेकिन विलासराव देशमुख ने ये कहा जाता है कि पूरा खेल कराया, लेकिन उन्होंने इस पूरे काम का जो सहरा है वो अपने सर पे नहीं डाला था। लेकिन इस बार ये पूरा सहरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने अपने सर पे डाला है। तो इन सारी चीजों को लेकर के लोगों में एक नाराजगी जरूर है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बीजेपी एक सवाल है एक इकबाल जना सर, हमारा एक सवाल ये है कि मन से लोकसभा चुनाव में खुल के बीजेपी के साथ रही प्रधानमंत्री मोदी को लेके, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या राज ठाकरे को स्ट्रेटेजी के तहत इंडिपेंडेंट उतारा गया है या राज ठाकरे ने खुद ही अपनी राह चुनी है? क्योंकि सवाल दो तरह से उठ रहे हैं। एक, जैसे आपने बताया कि बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई कि ठाकरे बनाम ठाकरे, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये कहा जा रहा है कि ये कमजोर करने की कोशिश एकनाथ शिंदे को भी की गई है राज ठाकरे को उतार कर। देखिए, इससे इनकार बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने आपको गोविंद रखा के अंदर एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं बीजेपी के अंदर, और खास करके देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, माफ कीजिएगा, राज ठाकरे को जिस तरीके से लोकसभा में या उससे पहले एक बार विरोध भी किया है काफी बड़े लेवल पे। राज ठाकरे ने गुजरात मॉडल की पहले तारीफ की थी, बाद में हाँ, उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इस तरह है, जो मुझे बताया गया था। इस तरीके से उन्होंने विरोध भी किया था। लेकिन पिछले दिनों और जिस तरीके से खुलेआम जानकारी आप कहते हैं देखेंगे कि कि उन्होंने खुलेआम इंडिया गठबंधन के लिए, उस समय इंडिया गठबंधन तो नहीं था, यूपीए की तरफ से उन्होंने बैटिंग की थी, और जिस मोदी के प्रशंसक थे, अभी प्रशंसक बने हुए हैं मोदी की, उन्होंने गत कर दी थी एकदम उनको कर करके। लेकिन जब उनपे जो क्लेम लगा, जिसकी जांच ईडी ने जब की, उसके बाद से इनके बाद ये सटे, ये जैसे अजीत पवार सटे, नारायण सटे, ऐसे ही तो ये सारों पे तो धब्बा है, वो तो दिखता है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त का जो है इंडिपेंडेंट लड़ने की, इसमें स्ट्रेटजी एकनाथ शिंदे को प्रेशर पॉलिटिक्स में रखने की है या ठाकरे को? नहीं, देखिए, ठाकरे बनाम ठाकरे तो चल ही रहा था, लेकिन राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे बाजी मार चुके हैं, वो उन्होंने प्रूव बिल्कुल, कर हाँ। चुका है। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से मुंबई के अंदर, जैसे मैंने कहा, 36 में से 26 जगह पर राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसका एक सीधा फायदा जो है वो राज ठाकरे को तो होना नहीं है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा कि जो मराठी मानुष डिवाइड होगा, तो सीधा वोट जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को या तो कम होगा, या तो शरद पवार की जो कुछ लोग हैं उनको कम हो सकता है, या महाविकास आघाड़ी को हम एक तरीके से मान सकते हैं कि वो वोटर कम होगा। उन एक प्लानिंग के तहत राज ठाकरे को उतारा गया। 10 ऐसी सीट है जो बड़ी सीट है। मैंने बताया कि आशीष शेलार हो गए, विनोद शेलार हो गए, साइना एनसी हो गई, ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स है उनके सामने किसी को नहीं उतारा गया। जो यहाँ पर पॉइंट, जो बीजेपी से पैराशूट उम्मीदवार थे। यस, तो जहां जहां सीधे सीधे नुकसान हो सकता है वहां राज ठाकरे ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो जानकार है उनका कहना है कि पिछले दिनों जिस तरीके से राज ठाकरे पहले बातें कर रहे थे, उसके बाद सीधे उसने यू टर्न लिया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेंट्रल के अंदर जो पावर है, सेंट्रल पावर के पास सारी एजेंसीज मौजूद है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, अलग अलग विभाग जो है वो उनके पास मौजूद है। और हर नेता जो अपने आप पे, जिसपे कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं करप्शन के, वो इन चीजों से बचना चाहता है और अपनी पार्टी और अपने नाम को आगे लेके बढ़ना चाहता है। तो शायद यही एक कारण है कि अजीत दादा पवार हो, एकनाथ शिंदे जैसे लोग हो, वो पार्टी से अलग हुए। इस तरह के सवाल और इस तरह की बातें हमेशा होती रही है। और आपने देखा एकनाथ शिंदे पे और शिवसेना के कई ऐसे बड़े जो विधायक जो 40 छोड़ के गए हैं, सब पर खुद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमने विश्वास किया, उस विश्वास के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है, उन्होंने इतने बड़े करप्शन किए, उन्होंने इतने फ्लैट लिए। इस तरह के अलग अलग वक्त में अलग अलग जो आरोप है वो लगाती रही है शिवसेना। तो इसी तरीके से अगर आप इस बार की बात करेंगे राजनीति के अंदर, तो मनसे के सामने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के सामने मनसे के उद्धव ठाकरे को खड़ा किया गया, देखिए माहिम सीट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहां उनके लड़के अमित ठाकरे को खड़ा किया गया है।
सदा शौनकर जो कि वहां से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने डायरेक्टली जब बातचीत की तब उन्होंने अपने परिवार के अंदर अपने बेटे को जो है वहां भेजा, लेकिन राज ठाकरे ने मिलने से साफ तौर पर मना कर दिया। हम्म। इसका एक मतलब साफ है कि जहां पिछले दिनों उद्धव अपना राज ठाकरे ने जिस तरीके से फडणवीस की तारीफ की और उसको एक अगला मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया और ये भी कहा कि अगर वो सरकार में आएंगे तो मन से उनकी सहभागी होगी। यानी कि ये बात तो तय है कि पहले ही फडणवीस और राज ठाकरे में ऐसी कोई गुप्त बातें हो चुकी है जिसको लेकर के ये कैंडिडेट भी खड़े किए गए। उसका साफ संकेत ये है कि बीजेपी की तरफ से हो या खुद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हो कि एकनाथ का कद भी कम करना है, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से एकनाथ को मजबूरी में ही उन्होंने ला करके मुख्यमंत्री बनाया था और उस पावर के बाद में खुद अब एकनाथ शिंदे जो है अपने आप को एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री वही रहेंगे। तो अब वो उनको तो बार उस बार ये कद को सफाई पेश और करनी पड़ रही है कि भाई हमारे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, हमारे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना कि जिस तरीके से ये लड़ाई खुल करके अब सामने आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे महायुति के अंदर कि आने वाले दिनों के अंदर कौन इसके अंदर राज करेगा। तो इतनी हम्म। आसान चुनौतियाँ महायुति के लिए नहीं है। कई ऐसे उनके अलायंस है जो वो आने वाले दिनों में वो सर उठा सकते हैं या बगावत कर सकते हैं, तो इन फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ बीजेपी के खुद इंटरनल इतनी लड़ाई है, इतनी ग्रुप बाजी है जिसको लेकर के बीजेपी के अंदर फडणवीस को अपने आप को बचा करके सत्ता में लाना है। क्योंकि जहाँ एक तरफ चुनाव की जो कमान है वो राव साहब दानवे को दी गई है सेंट्रल से, यहाँ मुख्यमंत्री पद का दावेदार आरएसएस जो है वो ये कहती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारे जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। एकनाथ हम्म। शिंदे वहां अपने आप में ये चैलेंज कर रहे हैं कि सारी मेहनत और सारी चीजें जो लाडली बहना योजना हो और जितनी योजना है उसके तो ठेकेदार वो है। तो इन हम्म। सभी फैक्टर्स को आप देखेंगे और जिस तरीके से बिल्कुल इलेक्शन से पहले जो टोल नाके जो बंद किए गए हैं और जिसको सरकार ने माफ किया है, जहां एकनाथ शिंदे क्रेडिट लेने के मूड में थे, वहीं राज ठाकरे ने ये क्रेडिट लिया था कि हम पिछले कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे जिसको लेकर सरकार को मजबूरन ये सारी चीजें बंद करनी पड़ी। तो आप देखिए कि राज ठाकरे का कद जहां जहां बढ़ाना है या राज ठाकरे आपको बढ़ाना चाहते हैं वहां राज ठाकरे अपना बयान जरूर देते हैं। अब बीजेपी के लिए चुनौती आई है कि राज को भी मैनेज करना है, एकनाथ शिंदे का भी वो चैलेंज जो है उनको लेकर चलना है। वहां उनको एक खतरा अजीत दादा पवार से भी है कि अजीत दादा पवार अगर अच्छी तादाद में अगर सीट लेके आते हैं तो हम्म। वो रुख किस तरफ कूद बैठेगा। तो ये अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी राज्य में, लेकिन ये बात जरूर है कि राज्य इस बार जो वोटिंग का पैटर्न है उसके अंदर इमोशंस महाराष्ट्र में काफी देखे जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बाकी यूपी बिहार और झारखंड की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ हम्म। पर ये जरूर देखा जाता है कि इमोशंस क्या काम करते हैं, नेताओं के परिवार के साथ क्या किया गया, बड़े लीडर्स के साथ क्या किया गया, कैसे उनके परिवार को तोड़ा गया, कैसे दबाव में लाया गया, ये फैक्टर 100% काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा जो फैक्टर है कि दो बड़े परिवार वो हम्म। सीधे सीधे खुलकर उसमें अब बीजेपी का नाम आने लगा। जैसे मैंने बताया कि झारखंड में भी उसका नाम आने लगा बीजेपी का। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आम जनता और जो समझदार जनता है वो भी ये मानने लगी है कि जो बीजेपी कभी प्रमोद महाजन का हाथ पकड़ मतलब मिल करके बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ करके सत्ता में आई थी, उसी ने इस पूरे राज्य को तोड़ा है, परिवार को तोड़ा है और ये जो पार्टी है आने वाले दिनों के अंदर और ऐसे कई चीजों को टुकड़े कर सकती है जिसको लेकर पूनम के इस महाजन बार ने वोटिंग कई कैसे होगी। मौकों पर देवेंद्र फडणवीस के पर आपत्ति जाहिर की है, कई इंटरव्यू में अपने देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने आपत्ति खुलेआम जाहिर की है कि देवेंद्र फडणवीस को लेके इंटरनल में कई ऐसे नेता बीजेपी के नेता हैं जो अपने को खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। बिल्कुल, इससे इससे इनकार नहीं किया सकता। देखिए, मैं आपको बताऊं 1990 की अगर बात करें जहां प्रमोद महाजन जब थे तो उन्होंने जो फॉर्मूला तय किया था सेना के साथ में जब माननीय बाला साहब ठाकरे थे कि राज्य में आप बड़े भाई है और केंद्र में हम बड़े भाई रहेंगे, ये समझौते पर कहानी शुरू हुई थी जहां सेना जो है एक बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती थी और बीजेपी जो है वो उसकी सहयोगी पार्टी।
धीरे धीरे करके बदलाव इतना आया कि पिछली बार जो आप देखोगे सत्ता के अंदर देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री रहे उस टाइम पे बड़ा दिल शिवसेना ने दिखाया था। इस बार शिवसेना की भी यही मांग थी कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर बने हैं, इस बार हम रहेंगे। लेकिन ढाई ढाई साल का राकेश समझौता हुआ और उसमें मनमुटाव हुआ और ये जो मामला है पूरी तरीके से टूट गया और दोनों पार्टियां जो है वो बिखर गई। बिखरने के बाद इसका जो सबसे बड़ा फायदा जो है वहां दूर से देख रहे शरद पवार ने उठाया और एक महाविकास आघाड़ी के तौर पर खड़ा करके राज्य में सरकार बनाई इस पूरे मामले के अंदर। और आज वो 2.5 साल सरकार जो है चली, चलने के बाद में फिर एक बार जो अजीत दादा पवार को फडणवीस ने तोड़ करके रातों रात जब भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हुआ करते थे उस वक्त शपथ विधि सुबह सुबह ली, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। कुछ घंटों की सरकार चलने के बाद में फिर एक बार वो सरकार से अलग हुए। तो ये पूरे राजनीति समीकरण को आप महाराष्ट्र में देखोगे तो जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होगा। और सेकंड बार मतलब दूसरी बार भी जब एकनाथ शिंदे को सेना से अलग किया गया, अजीत दादा पवार को एनसीपी से अलग किया गया। अच्छा, अलग करने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना के असली मालिक जो है उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो खुद है, जिसके बाद उनको अलग किया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि असंवैधानिक सरकार बैठी है, उसके अंदर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई चीजें नहीं की गई कि ये सही है या गलत है। तो ऐसे कई अलग अलग मुद्दे इस राज्य में इस वक्त मौजूद है, आप देखोगे, जिसको लेकर के ये चुनाव आने वाले दिनों में होना है। तो इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता पूरे मामले के अंदर कि चुनाव बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन दूसरा भी एक फैक्टर है, जहां एकनाथ शिंदे को अपनी चुनौतियों को आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से अपने कद को, अपनी पार्टी को बचाना है, उनके वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, तो जो पैसा भी चलेगा वो बहुत तगड़ा चलेगा, जैसे लोकसभा में चला। तो इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि इस चुनाव के अंदर जहां ताकत चलेगी, पैसा चलेगा, इसके साथ में आरोप ये तो लगते ही रहे हैं कि मशीनों के अंदर हेर फेर होता है, मशीनों को सेट किया जाता है। ये मुद्दा तो अलग है। इस मुद्दे के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा राज्य के अंदर कि कितनी ताकत पैसों की लगती है, पावर की लगती है, उस पावर का कितना बड़ा फायदा होगा। लेकिन हाँ, पिछले दिनों जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी लगातार एक चीज को लेकर के आवाज उठा रही थी कि राज्य की जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला, वहां उन्हें इलेक्शन कमीशन से जरूर राहत मिली है, जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी अब ये मान रही है कि वो एक उनकी जीत जरूर है। तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से समीकरण चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि आज की जो बीकेसी में रैली है उसमें किस तरह के लोगों को मैसेज दिए जाते हैं, क्या सरकार का मैनिफेस्टो रहेगा, वो भी एक बहुत बड़ा काम करेगा। बीजेपी के लिए चुनौतियां कम बिल्कुल नहीं है, न राज्य में न अपने आपस में। तो ये दो चुनौतियों से वहां उनको सामना करना है। लीडरशिप में भी काफी उनके अंदर आपसी टूट है, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों को तोड़ा गया, वैसे बीजेपी की लीडरशिप में भी काफी फूट नजर आ रही है। तो आप बाहर से देखोगे तो मामला अलग है, इंटरनली मामला अलग है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से बीजेपी की पार्टी ने कहा कि जो उनके बागी उम्मीदवार थे उनको वो मना करके बिठा चुकी। लेकिन आप देखिए क्या होता है कि जहां आदमी खामोशी से बैठता है तो वो बैठता नहीं है, उसको पता है कि वो उसकी कुछ मजबूरी है, किसी को ईडी का जांचा, किसी को जांच का जांचा देके बिठाया गया, तो वो अंदर से जो है पार्टी को कमजोर करेगा, उनके उम्मीदवारों को कमजोर करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो फ्रंटमैन न रहे, लेकिन उनके लोगों को ये मैसेज जरूर देने की कोशिश की जाएगी कि ये जो उम्मीदवार है वो हारना चाहिए। तो आपकी जो गुटबाजी है उसका भी एक बहुत बड़ा फर्क राज्य के अंदर इलेक्शन पे पड़ेगा। सुनो, हमारा जाते जाते सवाल है, हमारा सवाल है, उसके बाद सर से आप सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल है, जहां लोकसभा चुनाव में भाभी और ननद चुनावी मैदान में थी, कहा यह जा रहा है कि ये बदला है चाचा बनाम भतीजे की, जहां वहां चाचा बनाम भतीजे की बदला है, तो इस बार बदला लेने की बारी आई है शरद पवार की। माहौल क्या है उस सीट का? देखिए, ये जो बारामती की सीट है, जी सोनू माफ कीजिएगा, बारामती की ये जो सीट है ये काफी इंटरेस्टिंग लड़ाई हमें देखने मिलेगी, क्योंकि लोकसभा में तो हमने देखा कि एकमात्र जो है वोट जो है एक वन साइडेड जो है वो
चला गया सुप्रिया सुले के साथ। अब उस वक्त के कैंडिडेट्स को भी हमें देखना होगा। सुप्रिया सुले राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय रही है और उनकी जो भाभी थी सुनेत्रा पवार, ये उतनी सक्रिय नहीं थी। तो कैंडिडेट के हिसाब से भी अगर देख लिया जाए तो कैंडिडेट काफी दमदार था अजीत पवार के सामने। तो एक तो शरद पवार का वोट बैंक और दूसरा जो है वो कैंडिडेट दमदार देना, इसका फायदा जरूर हुआ। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा के मुकाबले छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस बार योगेंद्र पवार के सामने अजीत पवार दमदार है। देखिए, अजीत पवार किसी भी मुकाबले में अगर देख लिया जाए तो वो महाराष्ट्र के एक दमदार जो है कैंडिडेट है और बारामती ये एक ऐसा इलाका है जहां पर अजीत पवार का दबदबा काफी रहा है और अजीत पवार ने यहाँ पर काम भी काफी अच्छा किया है। शरद पवार ने भी किया है, अजीत पवार ने भी किया है। तो अब ये देखिए, शरद पवार सामने नहीं है अजीत पवार के, अजीत पवार के सामने योगेंद्र पवार है। तो इससे कहीं ना कहीं एक तरह का फेवर जो है वो अजीत पवार के सामने जाएगा और इसी के लिए ये कहा जा रहा है कि जो शरद पवार है उन्होंने एक इमोशनल दांव खेला है बारामती को लेकर। ये जो रिटायरमेंट वाली जो बात कही गई है ना, ये कहीं ना कहीं जो है ये बारामती के जो सेंटर है वहीं पर घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारामती शरद पवार की कर्म भूमि रही है। शरद पवार ने यहाँ से राजनीति शुरू हुई थी और अब जब योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा गया तो शरद पवार चाहेंगे कि योगेंद्र पवार की जीत हो और इस जीत के लिए शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं और इसी के लिए जो है ये इस तरह के बयान दिए गए हैं। हालांकि अजीत पवार आज भी वहां पर एक दमदार कैंडिडेट हैं और दमदार तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे और योगेंद्र पवार के कैंडिडेट के सामने अजीत पवार जो है वो मुझे लगता है कि एक अपर एज लेकर चलेंगे। तो बारामती की सीट विधानसभा के हिसाब से इस वक्त अजीत पवार के फेवर में कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है और इस फेवर को कम करने के लिए ही शरद पवार ने ये इमोशनल दाव खेला है। आप सवाल कर रहे थे इकबाल सर से कुछ? इकबाल जी, मेरा सवाल ये था, हालांकि मैं ये सोच रहा था कि लाइव काफी बड़ा हो चुका है, इसे हम नेक्स्ट इसके लिए भी रख सकते हैं, लेकिन सवाल लास्ट सवाल कर लीजिए जी। सवाल ये है कि एक तरफ कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू वोटर्स को जो है पोलराइज करके अपने साथ लेना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता जो मुस्लिम वोटर है वो पोलराइज हुआ। वो जो है वो आग बंद करके महाविकास आघाड़ी के किसी भी कैंडिडेट को जो है वो अपना वोट दे रहा है, फिर चाहे वो उसी शिवसेना का उम्मीदवार क्यों ना हो, जो शिवसेना जो है वो एक वक्त तक जो है वो अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ खड़ी रही है। तो क्या मुस्लिम वोटर पोलराइज हो चुका है महाराष्ट्र में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि वो शिवसेना जो बालासाहेब ठाकरे के वक्त की थी और वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के हाथ में आने के बाद, उसमें काफी अंतर है। इससे पहले इस तरह हुआ करता था कि कई बयानबाजी सीनियर ठाकरे जो है वो दिया करते थे जिसको लेकर के मुसलमानों के अंदर नाराजगी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के पार्टी को कमान संभालने के बाद में, राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद, आप अगर पूरा कोविड पीरियड देखें, जिस तरीके से एक बेहतरीन भूमिका के अंदर उद्धव ठाकरे ने लोगों को जोड़ करके एक साथ आगे बढ़ाने की जिस तरीके से बात की है, राज्य को मिल करके एक साथ उठाने की बात की है, जिसको लेकर के एक विश्वास मुस्लिम समाज में भी बैठा है, महाराष्ट्र समाज में भी बैठा है। तो ये सारी ही चीजों को लेकर के लगातार मुस्लिम समाज सिर्फ उद्धव ठाकरे के कामों की वजह से ही उद्धव ठाकरे को वोट देगा, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अगर बात करेंगे उस वक्त की, तो उस वक्त सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं सीएम थे, बल्कि एकनाथ शिंदे ने भी काफी काम किया था। एकनाथ शिंदे सड़क पर थे, उन्होंने काफी लोगों को मदद की। तो क्या नहीं लगता कि मुस्लिम वोटर्स भी जो है वो एकनाथ शिंदे को भी वोट देना चाहिए? देखिए, एकनाथ शिंदे ने काम किया, उससे इनकार नहीं है, लेकिन राज्य में हर किसी को ये पता है कि अगर एकनाथ शिंदे की तरफ हो जाते हैं और कल सरकार बीजेपी की आएगी तो जिसका सबसे बड़ा नुकसान है वो माइनॉरिटीज को होगा। जिस तरीके से पिछले दिनों एकनाथ शिंदे के अंदर ही नीतीश राणे ने जिस तरीके से कहा कि मस्जिदों में घुसना चाहिए, अलग अलग जिस तरीके से
इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़े पैगंबर माने जाते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ जिस तरह टिप्पणी हुई उसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ, तो ऐसे विवादों के अंदर एकनाथ शिंदे खामोश है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मुस्लिम समाज जो है उनका ये पूरी तरीके से मानना है कि अगर ये महाविकास आघाड़ी की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक उम्मीद है कि एनसीपी रहे या कांग्रेस हो, ये सेक्युलर पार्टी है। और पिछले दिनों जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने आप को प्रेजेंट किया है और इस तरह की सारी घटनाओं से उन्होंने बचाया, अगर इस तरह की कोई चीजें आई है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया है और एक्शन का रिएक्शन सामने दिखा है। तो इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ नहीं, महाविकास आघाड़ी की तरफ लेकिन मेरा जिस तरह से आपने कहा कि एकनाथ शिंदे ने जब बयान दिए गए उसको लेकर वो चुप्पी उन्होंने साधा, तो उसके लिए वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अजीत पवार ने तो खुलकर बोला था ना, अजीत पवार ने तो नाराजगी तो ये लाइव अब तो अजीत बहुत पवार लंबा को वोट खिंचा क्यों नहीं है। दिया इस जा रहा मुद्दे पे है? हम ये फिर से कल यही इकबाल एक सर को सवाल है, जोड़ेंगे। कल यही इकबाल एक सर सवाल है। इस सवाल के बाद हम खत्म जोड़ेंगे कर देंगे इसको, और फिर कल आएंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई एंगल के साथ। फिर हम कल हाजिर होंगे। इकबाल सर कल रहेंगे। इकबाल सर के दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, इकबाल सर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम फिर से कल इकबाल सर को जोड़ेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सर और सोनू, आप दोनों का। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी महाराष्ट्र की राजनीति को हम कवर कर रहे हैं रोज, हर रोज आपको एक नए एंगल के साथ स्टोरी महाराष्ट्र का मूड क्या है हम बताते हैं। कल भी हम ये महाराष्ट्र का मूड लेके अपना शो आएंगे। ये शो चलता रहेगा। और इस आज हमने जो जाना कि आखिर कैसे आखिरी दाव था, ये आखिरी दाव है शरद पवार का कि कैसे वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में क्या वो संकेत दिया है, क्या वो रिटायर होने वाले हैं। तो आज हमने बताया, इकबाल सर हमारे साथ थे और सोनू, दोनों ने बताया कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस दूरी पे चक्कर कर रही है, किस दूरी पे घूम रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।